सादर प्रणाम। इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक हमें लेना था लघु बीजाणु जनन को। हमें पढ़ना था लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हम ये पढ़ रहे हैं। उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लास्ट टॉपिक था हमने, जिसमें हम वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टेजेस होती हैं, इवेंट्स होते हैं जो प्री फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो उन्हीं के अंतर्गत हम कल डिस्कस किया था जो स्टेमेन है उसके बारे में, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, जो ये लघु बीजाणु जनन है, हम ये जानते हैं कि जो लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी को यानी कि कुछ डायग्राम बनाए हैं जिन डायग्राम के माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। ये क्या है? लघु बीजाणु धानी से ही संबंधित है। इसमें क्या होता है, जो इसके बीच में एक द्विगुणित जानते ही हैं, द्विगुणित को लिखा जाता है 2n से, यानी कि डिप्लॉइड जिसकी बात करते हैं। तो द्विगुणित बीजाणुजन ऊतक होता है और इन ऊतक की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। जैसे कि यहाँ की बात करें अभी हम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो समसूत्री विभाजन होता है। और उसके बाद ये बन जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब इनमें डिवीजन होता है तो उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें मेयोसिस होता है, मीन्स अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये किसमें डिवाइड हो जाता है, ये अर्धसूत्री जो लघु बीजाणु है ये यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। और इसी की वजह से लघु बीजाणु धानी में गुणसूत्रों की संख्या जो होगी, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर भी जरूरी है ये जानने कि जब ये लघु बीजाणु जनन होता है यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, तो उस समय गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, उस समय गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है उसकी ठीक आधी यहाँ पर हो जाएगी। फिर ये जो द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मेयोसिस के बाद हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगी। और जब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है तो यही हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर तक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कही जाती है, जिस प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए, माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनका जब निर्माण हो जाता है तो उसके तुरंत बाद ये क्या करेंगे, चार के समूह में आपस में एक दूसरे से ये क्या हो जाते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं और लघु बीजाणु चतुष्क की तरीके से क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे। लघु बीज जैसे ये चारों यहाँ पर बने थे, हैप्लॉइड बने थे, तो ये हैप्लॉइड क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और एक चतुष्क यानी कि टेट्रेड की तरीके से यहाँ काम करने लगेंगे। और इसीलिए इन्हें यहाँ पर क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड। अब क्या होता है, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो पराग मात्र कोशिका, जिसे शॉर्ट में पीएमसी करके भी लिखते हैं, यानी कि पोलन मदर सेल। तो इसको क्या कहा जाता है, पोलन मदर सेल। अब इसमें परिपक्वन होगा, मीन से मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद परागकोश बनेंगे और परागकोश बनने के बाद ये स्थिति कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसका भी मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये इस तरीके का पराग कोश जब निर्मित हो जाएगा, उसके बाद छोटे छोटे इसमें बहुत सारे परागकणों का निर्माण हो जाता है। तो जो एक परागकण की संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। तो ये जो परागकण होता है, इस परागकण में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं जर्मिनल सेल, यानी कि मदर सेल भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं, जर्मिनल सेल भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है कायिक कोशिका, यानी कि जिसे कायिकी लिख देती हूँ, जिसे बोला जाता है वेजिटेटिव सेल।
ये होता है ऊपर वाला भाग कायिक कोशिका और नीचे वाला जनन कोशिका यानी कि जर्मिनेशन सेल, प्रजननी या जनन कोशिका, जो आप समझें इसको, प्रजननी कोशिका। आगे बात समझ। तो ये क्या है, लघु बीजाणु का इस तरीके से जब ये निर्माण हो रहा था तो उसके बाद ये परागकण का निर्माण होता है। अब देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर अभी परागकण तो पहले बनेगा, तो उस परागकण के बनने से पहले एक परागधानी का बनना जरूरी होता है। तो हम उसी लघु बीजाणु धानी को समझने की कोशिश करते हैं इस चित्र के माध्यम से। देखिए लघु बीजाणु धानी है जिसमें कि परागकणों का निर्माण होगा। ये लघु बीजाणु धानी के अंदर सबसे पहले जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला एक चित्र इस तरीके का, इसमें सबसे बाहरी जो कोशिकाओं का स्तर होता है इसे कहते हैं एपिडर्मिस, हिंदी में कहते हैं बाह्य त्वचा। तो पराग कोश की सबसे बाहरी परत होती है और इस परत का काम होता है इसकी सुरक्षा करना, यानी कि इसको प्रोटेक्शन देना। सेकंड नंबर पर आती है एंडोथीसियम जिसको बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है अंतस्थीसियम। ठीक है, इसे कहा जाता है एंडोथीसियम। जो ये बाहर वाली त्वचा होती है उसके जस्ट नीचे की सतह ये होती है, यानी कि परत ये होती है, और ये वाली जो लेयर होती है जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, यानी कि एक ही लेयर होती है। तो इन कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। ठीक है, अब सेलुलोज की बनी हुई होती है जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कुछ रेशेदार पट्टियां जैसी मिल जाती हैं। और इसके बाद वाली जो लेयर आती है वो आती है मध्य परत, यानी कि जिसे बोला जाता है मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर जैसे सिंगल है, ये मिडिल लेयर 1 या 3 स्तरों की हो सकती है। पतली भित्ति होती है, यानी कि वॉल जो होती है वो पतली होती है और ठीक जो एंडोथीसियम है उसके नीचे मिलती है। तो इसीलिए क्रम से नाम लिखने की भी आदत में रखिएगा अगर डायग्राम कहीं बनाने की जरूरत पड़ती है तो। फिर उसके बाद क्या है कि जो मिडिल लेयर है इसकी जो सेल्स हैं, मोस्टली ये सेल्स हो जाती हैं डीजेनरेट, मतलब नष्ट हो जाती हैं। और जब ये नष्ट हो जाती हैं तब ये बनाती हैं बीजाणु जनन ऊतक के पोषण के लिए काम करने के लिए अपने आप को एक्टिवेट करने का काम करेंगी। मतलब अपने आप को जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी, तो डीजेनरेट होने के बाद ये जो भी बीजाणु जनन ऊतक है यानी कि स्पोरोजेनेसिस जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यू को पोषण देने का ये काम करेंगी। समझ में आया। फिर बात करते हैं टेपिटम की। टेपिटम क्या है, इंपॉर्टेंट है ये टेपिटम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अगर बोर्ड वाले हैं तो बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है और दूसरी चीज उसमें कंपटीशन में भी पूछा गया है। तो देखिए टेपिटम क्या होता है, ये बिल्कुल आंतरिक वाला भाग है और स्पेसिफिक है, यानी कि एक विशिष्ट परत के रूप में इसको कहते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं आप अगर कंपेयर करेंगे इन सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती हैं और बहुकेंद्र की होती हैं, मींस बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस मिल सकते हैं। फिर दूसरी बात एंडोमाइटोसिस इसमें होता है, इनमें बहुगुणन की प्रक्रिया होती है लेकिन आंतरिक बहुगुणन कहेंगे। अब इसमें भी टेपिटम जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। देखिए टेपिटम जो 2 तरीके के होते हैं वो हमने कल भी पढ़े थे, उसको मैं एक बार और डिस्कस करना चाहूंगी। कल हमने टेपिटम पढ़े थे 2 तरीके के, एक होते हैं हमारे अमीबॉइड और दूसरे होते हैं हमारे जिन्हें स्रावी कहते हैं या ग्रंथिल कहते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके के ये होते हैं टेपिटम। अब इन 2 तरीके के टेपिटम को यहीं पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसमें जो अमीबॉइड की अगर हम बात करें यानी कि अमीबाब की बात करें तो इसमें जो सेल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं और एक दूसरे से जुड़कर किसका निर्माण करती हैं, एक दूसरे से जुड़कर बनाती हैं पेरीप्लाज्मोडियम। समझ में आ गया, क्या बनाती हैं, पेरीप्लाज्मोडियम। क्लियर। अब ये सेल क्या होती है, अमीबा की तरह चलती हैं, उसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया, अमीबॉइड रखा गया। और जैसे कि इनमें गति जो होती है यानी कि अमीबा की तरीके से ये चलती हैं तो बीजाणु मात्र कोशिकाओं के बीच में जाकर उन्हें पोषण देना और या अन्य तरीके से अपने जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को प्रदान करना। तो इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अमीबॉइड सेल्स किसमें पाई जाएंगी, तो इसका एग्जाम्पल है टाइफा। ठीक है, बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसको जो स्रावी या ग्रंथिल है यानी कि सीक्रेटरी कहें या ग्लैनुलर कहें।
ग्रेन्यूलर कहें। इसमें क्या होता है, जो टेपिटम की बनी हुई कोशिकाओं की भित्ति होती है, तो ये वाली जो लेयर्स, इनकी जो लेयर्स होती है एक वॉल की फॉर्म में होती है, और जो भी पोषण होता है जब ये उसका सीक्रेशन करती हैं तो सीक्रेशन के माध्यम से ही बीजाणु जनन कोशिकाओं तक ये उसे पहुंचाने का काम करती हैं। तो इस तरीके की जो सेल्स मिलती हैं वो डायोसियस में मिलती हैं, यानी कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं ये उनमें मिलती है, यानी कि जो डाइकॉट होते हैं उनमें मिलती है। ये द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत आप जानते ही हैं, जैसे मटर वगैरह हो गया, मूंगफली हो गया, यानी कि जिनमें क्या होते हैं 2 बीज पत्र होते हैं। अगर सामान्य एक ओवरव्यू से आप उसे देखेंगे तो समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या होता है, जो हमने ये पढ़ा टेपिटम, टेपिटम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता होना चाहिए टेपिटम क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेल के लिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो टेपिटम के कार्यों से संबंधित पता होना चाहिए। देखिए, टेपिटम का मेन काम तो क्या होता है कि एक तरीके से पोषण देना और विशेष प्रकार के हार्मोन्स का सीक्रेशन करना। एक तरीके के विशेष प्रकार के एक यूबिस कण होते हैं जो टेपिटम के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जिससे स्पोरोपोलेनिन बनता है। ये स्पोरोपोलेनिन का नाम ध्यान रखिएगा। अब ये स्पोरोपोलेनिन का क्या काम होता है, ये स्पोरोपोलेनिन का काम होता है बाह्य त्वचा का निर्माण करना। ये क्या करे, किसकी बाह्य त्वचा का निर्माण करेगा, पराग कण की बाह्य त्वचा का निर्माण। ठीक है, तो ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कि जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं, इस तरीके से पूरी की पूरी कोशिकाएं क्या होती हैं, एक ये वाला चित्र जो लघु बीजाणु धानी का है, और इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से उनमें डिवीजन होता है और चतुष्क का निर्माण होता है। अब देखिए बात करें कि जो लघु बीजाणु होता है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है, जब 4 हैप्लॉइड लघु बीजाणु बनते हैं तो कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और यही पूरी प्रक्रिया क्या कही जाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कही जाती है। तो जितने डाइकॉट होते हैं यानी कि द्विबीजपत्री होते हैं, उनमें पीएमसी यानी कि पराग मात्र कोशिका, यहाँ पर पॉलन मदर सेल जिसको हम कहेंगे, उससे बनने वाली चारों जो ये टेट्रेड हैं उनकी बात कर रहे हैं। टेट्रेड क्या होते हैं, एक व्यवस्थित रूप में रहते हैं, हिंदी में जिसे चतुष्क कहा जाता है, व्यवस्थित रूप में यहाँ पर रहते हैं। फिर देखिए, जब महत्वपूर्ण चीजें अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब लघु बीजाणु जनन होता है तो उसके बाद बनने वाले चारों जो लघु बीजाणु हैं, शुरू में कैलोज नाम की परत के वजह से आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि इन लघु बीजाणुओं को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, हमने जैसे कहा कि चारों लघु बीजाणु जब हैप्लॉइड फॉर्म में होंगे तो आपस में जुड़े हुए होंगे, तो उनको आपस में जोड़ने का काम करता है कैलोज। ठीक है, अब जो ये कैलोज है, जब टेपिटम से सीक्रेशन होता है कैलोज एंजाइम, और उस कैलोज एंजाइम के वजह से एक कैलोज परत बनती है, उसका अपघटन होता है। और जब उसका अपघटन होता है तो ये चारों के चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। कब, जब टेपिटम से सीक्रेशन होगा कैलोज एंजाइम के द्वारा, तब यहाँ कैलोज परत का डिफ्यूज हो जाएगी, टूट जाएगी, और उसके बाद ये चारों के चारों जो लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए थे वो फ्री हो जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं कि पराग की क्या संरचना होती है। जैसे कि हमने देखा, ये एक पराग कण है, पराग कोश में बहुत सारे पराग कण होते हैं। ठीक है, आप स्लाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसकी, बहुत इजी है। माइक्रोस्कोप हालांकि चाहिए, तो आप जैसे हमने कल गुड़हल को देखा था, उस पे से आप उनको जो परागकोश है उनको नीडल की सहायता से उसे तोड़िए, फाड़िए, और उस पे से पराग निकलेंगे, उनको ग्लिसरीन पे रखिए और माइक्रोस्कोप में आप उसको देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की वो संरचना यहाँ पर दिखाई देती है। ये है वो बाह्यचोल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो बाह्यचोल का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पराग।
किस तरीके से पराग कोश फटता है और तब परागकण बाहर निकलता है। यानी कि ये पूरी एक संरचना दिखाई गई है पराग कोश की, जिसे कहते हैं पोलन सेक। ठीक है। अब मैच्योर एंथर का आप एक तरीके से डिहेसेंस भी कह सकते हैं, यानी कि जो परिपक्व पराग कोश है उसका डिहेसेंस कह सकते हैं, फटना कह सकते हैं, जो भी आप उसको समझे वो उस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। पहले पराग कोश के ही बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए, जब ये परिपक्व हो जाता है पराग कोश तो इसकी भित्ति फटने लगती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये मेरी जो इस समय हाथ दिखाई दे रहा है, ये समझ लीजिए एक पराग कोश है। हम जानते हैं, जैसे बैलून का भी एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं। बैलून में आपने छोटी छोटी थर्माकोल बॉल्स डाली हैं। जब आप बैलून में हवा भरते जाते हैं तो एक लिमिट होती है जब उसमें बाहर की जो परत होती है वो सॉफ्ट होती है। एक लिमिट तक जब आप हवा भरते जाते हैं तो बाहर एक बैलून पर तनाव आ जाता है, यानी कि बाहर से बैलून बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। अगर आप उसमें फिर भी हवा भरते चले जाते हैं तो बाहर की जो परत होती है उस हवा के दबाव को सहन नहीं कर पाती है और बैलून फट जाता है। जैसे ही बैलून फटता है तो उसके अंदर जो आपने थर्माकोल बॉल्स डाली थी वो थर्माकोल बॉल्स क्या हो जाती है, बाहर बिखर जाती हैं। लगभग यही प्रक्रिया होती है पराग कोश का जब फटना होता है उस समय। यानी कि एंथर की बात करें या आप क्या नाम है पोलन सेक की बात करें तो ये क्या होता है, सपोज मान लीजिए एक पोलन सेक है, इसके अंदर परागकण बनने शुरू हो गए, पोलन बनने शुरू हो गए। तो पोलन जैसे जैसे बनेंगे तो अपने आकार में वृद्धि करेंगे और आकार में वृद्धि करने के बाद ये एक लिमिट होती है जब तक इस आकार में वृद्धि को वो सहन कर पाती है। मतलब ये वाली परत क्या करती है, पोलन के बढ़ने की जो आकार की वजह से यहाँ पर जो तनाव आ रहा है उसको एक लिमिट तक ही सहन कर पाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये तनाव यहाँ पर इन भित्तियों के द्वारा यानी कि बाह्य परत के द्वारा नहीं वो सहन हो पाता है, उसके बाद ये सडनली झटके से रैप्चर हो जाती है, यानी कि झटके से ये क्या होती है, फट जाती है। जब ये झटके से इस तरीके से फटती है तो जितने अंदर ये पोलन होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। इसमें भी अगर संरचना की बात करें, ये वाली होती है बाह्य परत, ये होती है मध्य परत, अंतः परत, जिसे एंडोडर्मिस बोला जाता है। ये बीच में डॉट दिखाई दे रहा है, ये वेस्कुलर बंडल है। ठीक है। और ये छोटे छोटे जो हम बनाए हैं इसमें, ये क्या है, पोलन ग्रेन है, मतलब पराग कण है। और ये होती हैं ओष्ठ कोशिकाएं। ठीक है, जिन्हें लिप सेल्स कहते हैं या स्ट्रोमियम जिनको कहते हैं। तो ये जो स्ट्रोमियम होते हैं, मैं स्ट्रोमियम ही लिख देती हूँ इसको यहाँ पर, ये किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। ओष्ठ सेल जिनको कहा जाता है, स्ट्रोमियम, ओष्ठ सेल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये ओष्ठ सेल होती हैं, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो पराग के प्रस्फुटन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि पराग कणों का जो फटना होता है, पराग कोश का जो फटना होता है, यानी कि डेhiscence होता है, पहले तो कब होगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा। दूसरी चीज, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसमें कौन हेल्प करती हैं, जो ये स्ट्रोमियम है यानी कि ओष्ठ सेल हैं, वो उनकी वजह से ही ये यहाँ पर इनका डेhiscence यहाँ पर सफल हो पाता है। अब देखिए, जब ये पराग कोश का मैच्योर हो गया है और मध्य परत की बात करें यानी कि एंडोडर्मिस की बात करें और टेपिटम की बात करें, तो टेपिटम स्तर क्या होने लगता है, थोड़ा सा डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। ओके। अब एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ये क्या होती है, सिर्फ यही दो भाग आप यहाँ देख ही रहे हैं, ये यही दो भाग यहाँ रह रहे हैं, एपिडर्मिस रह जा रहा है और यहाँ पर एंडोडर्मिस रह जा रहा है। तो दोनों तरफ से दो पराग के जो पुट होते हैं वो बीच से यहाँ से जो नष्ट हो जाएंगे, ये फट जाएंगे, जिस वजह से ये कोशिकाओं की भित्तियों के जो अंदर के सिकुड़ने की जो दर होती है, इस वजह से स्ट्रोमियम पर एक प्रेशर पड़ता है। जब ये स्ट्रोमियम पर एक प्रेशर पड़ता है तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। ये क्या होती हैं, जब इन पर प्रेशर पड़ता है तो इनके बीच में क्या हो जाता है, दूरी बढ़नी शुरू हो जाती है और जो पराग कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और यही पूरी प्रक्रिया कही जाती है पराग को उसका कोश का फटना।
अब देखिए परागकण की जो संरचना की हम बात कर रहे थे, अब उसको देखते हैं। ये वाली जो संरचनाएं हैं ये छोटे छोटे परागकण हैं जो एक्चुअल में ऐसे दिखाई देते हैं, जिसको शुरू में ही कहा कि अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके की कोई एक संरचना दिखाई देती है। अब देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब जब आप अगर इसको देखेंगे, अगर मेल गैमेटोफाइट की कहें तो मेल गैमेटोफाइट की इसको प्रथम कोशिका कहा जाता है। प्रथम कोशिका किसकी लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर, प्रथम कोशिका कहा जाता है युग्मकोद्भिद की, यानी कि मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। आ गई बात समझ। अब इसमें क्या होती है, पहली अवस्था होती है, प्रथम कोशिका अवस्था कह सकते हैं या फर्स्ट सेल स्टेज कह सकते हैं। तो हर परागकण कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड होता है और सर्कुलर होता है, मींस गोल होता है, और 2 लेयर इसमें होती हैं, जैसा कि चित्र में हमें दिख रहा है उतनी ही चीजें हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके बाह्य चोल की। बाह्य चोल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइन। ये जो एक्साइन होता है ये मोटा होता है और काफी आपको दिख ही रहा होगा डेकोरेटिव सा होता है। ठीक है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा डेकोरेटिव सा दिखाई दे रहा है, ये इसकी स्पेशलिटी होती है। ये जानते ही हैं हम स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये क्या होता है, ये बना हुआ होता है। और कैरोटीनॉइड ऑक्सीकारी इसमें एक तरीके का पॉलीमर होता है। तो इस पदार्थ की वजह से ही जो परागकण है किस रंग के दिखाई देते हैं या कैसे दिखाई देते हैं, वो डार्क कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो ये एक्साइन होता है, एक्साइन का फिजिकल और बायोलॉजिकल या बायोटिक अपघटन भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो होता है उसकी वजह से परागकणों में एक तरीके की रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी कि एक तरीके की प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर आ जाती है। और इस प्रतिरोधक क्षमता की वजह से ही इस चोल के अंदर पराग ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं अंतःचोल। ये एक्साइन और ये इंटाइन। इंटाइन क्या होता है, इसकी तुलनात्मक मुलायम होता है, एक झिल्ली के जैसा दिखाई देता है, और जितना इंटरनल मटेरियल है या मैट्रिक्स है उसको ये ढकने का काम करता है। तो ये पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये किसका बना हुआ होता है, पेक्टोसेलुलोज। वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, अब क्या होता है, छोटे छोटे आपको यहाँ पर एक ऐसे कुछ छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये जनन छिद्र करके यहाँ पर जिसको लिखा है, यानी कि जर्मपोर जिसको कहते हैं। तो बाहर की जो सेल्स होती हैं, यानी कि बाह्य चोल के अंदर कुछ छिद्र जिन्हें हम बोलते हैं जनन छिद्र, या इंग्लिश में बोलें तो जिन्हें जर्मपोर कहते हैं। अगर हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो उनमें ये 3 होते हैं। ठीक है, अब आप परागकण देखकर पता लगा सकते हैं कि ये द्विबीजपत्री का है या एक बीजपत्री का है। अगर हम डाइकॉट की बात करते हैं तो उसमें ये जो छिद्र होते हैं ये 3 होते हैं। अगर मोनोकॉट की बात करते हैं तो उसमें ये वाला छिद्र जो होता है, पोर जो होता है, वो एक ही होता है। जब पराग जर्मिनेट होता है, यानी कि पॉलन की बात करें, जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो उस पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के समय जो ये क्या नाम है, इंटाइन है, ये इंटाइन क्या करेगी, जो ये जनन छिद्र है यानी कि जर्मपोर है, इसमें से होकर एक छोटी सी पराग नलिका यहाँ से निकल जाएगी, ये जनन छिद्र से। ठीक है, एक पराग नलिका के रूप में ये इंटाइन क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, उसका जर्मिनेशन होता है। अब देखिए जो कीड़े होते हैं उनके द्वारा जितने परागित पुष्प होते हैं, उन पुष्पों के परागकणों का एक तरीके की ना ऑयली सी लेयर होती है जिसे पॉलन किट कहते हैं। तो इन पॉलन ग्रेन का रंग, इनका चिपचिपापन और इनकी जो एक विशेष प्रकार की गंध है जो कि कीटों को अट्रैक्ट करती है, वो इसी की परत की वजह से ही होती है। अब पॉलन किट की बात की है तो ये भी जान ही लेते हैं कि पॉलन किट का निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक स्पेशल तरीके के केमिकल जो पदार्थ हैं वो चाहिए होता है, उनका संश्लेषण होना चाहिए, और संश्लेषण कहाँ होता है, टेपिटम की सेल्स में होता है। जब ज्यादा इनमें गंध होती है तो उस गंध की वजह से ही, कि अब गंध है तो कोई ना कोई महत्व होगा,
तो गंध का ये महत्व है कि उसी की वजह से कीट पतंगे इनकी ओर आकर्षित होते हैं और जो यूवी रेज होती हैं उन यूवी रेज से इनका ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। ये चिपचिपे पदार्थ की वजह से ही जब कोई इंसेक्ट इनके पास आता है तो ये उसके पंखों से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चले जाते हैं। समझ में आ गई बात। फिर देखिए जैसे ये तो कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें थी। उसके बाद अगर देखिए पराग जो कण होते हैं यानी कि जो पराग होते हैं, पोलन होते हैं, एक और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज है कि पराग का क्या महत्व है। पराग कण का अलग अलग विधियों से उपयोग करें या किन किन उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला चीज इनका उपयोग होता है भोजन की पूर्ति के रूप में। इनसे क्या की जाती है, भोजन की पूर्ति की जाती है, यानी कि फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोषक होते हैं। इनके अंदर पराग कणों के अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं और जिनमें अनसैचुरेटेड, जिसे बोलेंगे हिंदी में असंतृप्त, संतृप्त तृप्त, अनसैचुरेटेड फैट इसमें होता है, वसा इसमें होती है। तो जो लोग जैसे अगर पश्चिमी देशों की अगर हम बात करते हैं तो पराग कणों को जैसे दौड़ लगाने वाले या घोड़े या एथलीट ये अपने आप की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फूड के रूप में यूज करते हैं। दूसरी चीज, पराग कणों के माध्यम से क्रीम भी बनाई जाती है, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट कह सकते हैं। जैसा कहा कि इनमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, वसा होती है और जिसकी वजह से क्या होता है, ये यूवी रेज से प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो इन अनसैचुरेटेड फैट्स की वजह से ही इमल्शन, कॉस्मेटिक्स या जो स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं, ऐसे चीजों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात करें तो जैसे जीवन काल के संदर्भ में कहें, पता है ये चीजें जब ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो इनके लिए जैसे हम पढ़ते हैं ब्लड बैंक और ये चीजें पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही पराग बैंक भी बनाए जाते हैं। वहां पर उनको सुरक्षित रखा जाता है जिससे कि उनका संरक्षण किया जा सके और इसलिए जिन स्थानों पर इनको संरक्षित किया जाता है उसको बोला जाता है पराग बैंक। तो अगर जीवन काल की बात कर लें, चलिए इतना पढ़ ही रहे हैं तो ये भी देख लें कि कब तक वो जीवित रहता है। तो जब तक वो मतलब जिस समय काल में परागकण फंक्शनिंग फॉर्म में रहता है उसी को क्या कहा जाएगा, जीवन काल कहा जाएगा। जनरली हम जीवन अवधि पढ़ ही चुके हैं, हमने पढ़ा था कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कही जाती है। ऐसी इसके जीवन काल की बात करें, जब तक ये एक्टिव या फंक्शनल फॉर्म में रहता है तब तक इसका जीवन काल कहा जाता है। जैसे टेम्परेचर है या नमी है या जो भी इसका जेनेटिक बिहेवियर है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे आजकल अनाज हो रहा है, जैसे हम किसकी बात करें, गेहूं हो रहा है, तो गेहूं के पराग कणों का जीवन काल मात्र या मतलब जो भी फसलें होती हैं या अनाज की बात करें टोटल, ठीक है, तो अनाज के पराग कणों का जो जीवन काल होता है वो होता है मात्र 30 मिनट। इसमें आपके गेहूं भी आएंगे, चावल भी आएंगे, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कई महीनों तक का इनका जीवन काल होता है और इनको संरक्षित भी रखा जा सकता है। तो अलग अलग चीजें हैं कि यानी कि इनके गुणों के आधार पर इनको संरक्षित रखा जा सकता है। तो फिलहाल बहुत सारा टॉपिक आज हो गया जिसमें हमने पराग की कण की संरचना भी पढ़ी है, जिसमें हमने किस तरीके से पराग कोश फटता है वो भी पढ़ा है, हमने लघु बीजाणु धानी की संरचना भी पढ़ी है, हमने किस तरीके से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है ये भी पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि टेपिटम का क्या काम होता है और जो टेपिटम 2 तरीके की होती है वो किस तरीके से काम करती है, यानी कि कौन से 2 भाग होते हैं और इनको हम कैसे सेपरेटेड कर सकते हैं कि अगर हम द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं तो किस प्रकार का टेपिटम वहां सेल्स में मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर हम प्लांट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म हर तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीजें रही आज के वीडियो में, और बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो पोलन से रिलेटेड पूछी गई हैं एग्जाम्स में, मीन्स कंपटीशन एग्जाम में, उसकी बात कर रहे हैं। तो
आज के वीडियो में फिलहाल जो टॉपिक लिया था वो इतना ही है। अगले टॉपिक को जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हम अगला टॉपिक फीमेल गैमीटोफाइट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद के संदर्भ में जो संरचनाएं हैं उनको। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।